नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, और जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन है किस पर भारी। सांवेर की सियासत में क्या आरक्षण की एंट्री होने जा रही है? सांवेर उपचुनाव से पहले करणी सेना ने ऐसा ही राग छेड़ दिया जो फिलहाल किसी भी दल को सुकून नहीं दे रहा। वैसे आरक्षण पर सियासत नहीं, लेकिन करणी सेना चाहती है कि सांवेर में दावेदार चुनाव के पहले ही आरक्षण पर अपना अपना रुख साफ कर दें। उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस के सामने ये एकदम नई और अलग तरह की चुनौती है। देखिए ये रिपोर्ट। सांवेर की सियासत में आरक्षण की एंट्री हो गई। बेहद संवेदनशील आरक्षण का मसला दोनों सियासी दलों को असहज कर सकता है। दरअसल जातिगत आरक्षण के खिलाफ करणी सेना ने सांवेर उपचुनाव से पहले आवाज बुलंद की है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग के साथ करणी सेना ने आज शिवराज सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट को सांवेर के बोडिया कांकरिया गांव में गाड़ी सहित घेर लिया। विरोध दर्ज कराते हुए जमकर नारेबाजी भी की। सांवेर उपचुनाव में करणी सेना की एंट्री ने कांग्रेस बीजेपी की चिंताएं तो बढ़ा ही दी हैं। आखिर इस संगठन के निशाने पर दोनों सियासी दल जो है, बल्कि यहां तो करणी सेना सांवेर उपचुनाव में दोनों सियासी दलों के प्रमुख दावेदार तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू को निशाने पर ले रही है। वहीं युवाओं की नाराजगी के बाद खुद तुलसी सिलावट इन्हें समझाते नजर आए। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग के साथ सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर आए। हालांकि सेना के इस प्रदर्शन पर गुड्डू अलग एंगल ही निकालते हैं। प्रेमचंद गुड्डू के मुताबिक क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। ये नाराजगी बीजेपी कार्यकर्ताओं की है जो करणी सेना के नाम पर अपने ही नेताओं से सवाल कर रहे हैं। कहीं कोई चीज होगी उनके समय, ये चुनाव करणी सेना वाला है ही नहीं। जो उनकी मांग कर रहे हैं वो है ही नहीं। ये तो सब उपचुनाव है। इन उपचुनाव में 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो मैं नहीं मानता हूँ। तो शंकर लालवानी से बात करना चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण भले ही केंद्रीय स्तर का मसला हो, लेकिन करणी सेना ने इसे सांवेर उपचुनाव का मसला तो बना ही दिया। भले ही ये तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू के बस के बाहर की बात हो, लेकिन इस पर जवाब देने में भी कांग्रेस बीजेपी के दावेदार बेहद सतर्कता बरत रहे हैं। हम लोगों को क्यों घेरेंगे? हम सरकार में ये मंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, तो हम हमारी तो कोई, आप चुनोगे, चुनने के बाद हम लोग उन चीजों का निराकरण करेंगे, उसकी बात करेंगे। आखिर छोटा सा बयान भी बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकता है। हालांकि दिग्गजों को भी इस मसले पर जवाब देना आसान नहीं होगा। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रद्युम्न सिंह लोधी के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद खाली हुई छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट पर उपचुनाव में क्या प्रद्युम्न सिंह लोधी ही होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार? यह सवाल इसलिए कि इस चुनाव में यहां पर स्थानीय और बाहरी का मुद्दा गरमाने जा रहा है, और इस बार जनता कह रही है कि उम्मीदवार तो स्थानीय ही होना चाहिए। प्रद्युम्न सिंह लोधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट पर क्या प्रद्युम्न ही बीजेपी के उम्मीदवार बन पाएंगे? इसे राजनीति कहिए या वाकई यहाँ के स्थानीय वोटर की मांग, लेकिन बड़ा मलहरा सीट पर कांग्रेस से हो या बीजेपी से, स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है।
विधायक जी थे वो यहाँ से चले गए हैं। हमको यहीं का लोकल का विधायक चाहिए है और विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। कांग्रेस से थे वो चले गए हैं। अब फिर से चुनाव होने हैं 2 महीने बाद, तो हम यहीं लोकल के विधायक का सपोर्ट करेंगे। अब क्या कहोगे वोट मांगने आएंगे लोग? वोट मांगने आएंगे कि हमारे यहाँ का विकास करवाइए। वोट मांगने आएंगे जो नेता, उनको कहेंगे कि दल बदल नहीं करेंगे, शपथ पत्र लेंगे इससे तो दल बदलना चाहिए और कोई समस्या नहीं सुनी उनने और दूसरी पार्टी में चली गए। असल में पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी दमोह जिले के हिंडोरिया के रहने वाले हैं। प्रद्युम्न सिंह के कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद सबसे बड़ी चिंता बीजेपी के ही उन दावेदारों की है जो अगले चुनाव में बड़ा मलहरा से दावेदारी की आस लगाए बैठे थे और अब उनकी उम्मीद उपचुनाव से फिर जाग गई है। जाहिर है प्रद्युम्न सिंह के आने से उनके सियासी वजूद पर असर पड़ेगा, लिहाजा स्थानीय के मुद्दे को दबी जुबान में बीजेपी की तरफ से भी हवा दी जा रही है। कांग्रेस ने तो स्थानीय उम्मीदवार की मांग के साथ जनता के बीच ये माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है कि वोटर इस बार अपने उम्मीदवार से ये शपथ पत्र भी भरवाए कि जीतने के बाद वो दल तो नहीं बदल लेगा। बाकी कांग्रेस में उम्मीदवार का नाम सर्वे के आधार पर ही तय होगा। कांग्रेस पार्टी लगातार जिस दिन से घटनाक्रम सामने आया है मौजूदा विधायक का, उसी दिन से नए सर्वे किए जा रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि निष्ठावान और अच्छे व्यक्ति का सर्वे किए जाकर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे पार्टी को आने वाले चुनाव में सफलता प्राप्त हो सके। भारी प्रत्याशी का जो गुस्सा है लोगों में कि हमेशा भारी प्रत्याशी को वोट टिकट मिलती है, तो कैसे ये दूर होगी? देखिए, सबसे पहले तो उसका सर्वे किया जा रहा है और स्थानीय व्यक्ति को महत्व दिए जाने की प्रबलता से मांग है, जिससे बुनियादी जो उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए वे वहीं का व्यक्ति रहकर ही कर सकता है। ये बात यथार्थ सत्य है। बीजेपी क्या प्रद्युम्न सिंह लोधी को ही मैदान में उतारेगी या कोई नया नाम होगा बड़ा मलहरा से? अभी इस मामले में स्थानीय इकाई कुछ भी बोलने से बच रही है। आखिरी फैसला यूं भी शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व ही पूर्ण रूप से सक्षम हो पाए। शीर्ष नेतृत्व के आधार पर ही हम लोग समर्थन करते हैं और जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है उसके लिए हम लोग आभारी हैं और किसी प्रकार की कोई बदबाजी नहीं है। जनता का कहना होता है कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट नहीं दी जाती है, इससे कहीं ना कहीं उनके अंदर रोष है, कैसे दूर करेंगे इसको? जनता के आधार पर ही अपन टिकट देते हैं और टिकट का बंटवारा करते हैं, उन्हीं के आधार पर ही चुनाव लड़ते हैं, वो ही जनता ही चुनाव जिताती है। तो कांग्रेस हो या बीजेपी, इतना तय है कि बड़ा मलहरा सीट पर स्थानीय का मुद्दा इस बार असर दिखाएगा। वोटर के बीच माहौल बनाने से ज्यादा मशक्कत दोनों दलों को उम्मीदवार के चुनाव के लिए करनी पड़ेगी। बड़ा मलहरा से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। कभी शायराना अंदाज तो कभी अधिकारियों को लताड़। इसी अंदाज से अक्सर नेपा नगर से कांग्रेस से विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर लाइमलाइट में रहती थी, लेकिन इस बार वो पार्टी बदलकर सुर्खियों में आ गई। कैसे लिखी गई इस दल बदल की स्क्रिप्ट? सुमित्रा को किस बात का था संतोष? और नकली नोट के मामले की आंच क्या उपचुनाव तक जाएगी? पूरे विधानसभा में हमारे बुरहानपुर जिले में पूरे जिले में हम शिवराज जी के पुतले जलाएंगे। हर एक गली पे एक चौराहे पे पुतले जलेंगे। सियासत का ये अजीब रंग देख लीजिए। बुरहानपुर के नेपा नगर की महज 20 दिन पुरानी तस्वीर है ये, जहां कांग्रेस से सुमित्रा देवी कासडेकर बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रही थी, अफसरों को लताड़ लगा रही थी। नेपा नगर से उस वक्त कांग्रेस विधायक जो थी मैडम, पूरे विधानसभा में हमारे बुरहानपुर जिले में पूरे जिले में हम शिवराज जी के पुतले जलाएंगे। हर एक गली पे एक चौराहे पे पुतले जलेंगे। लेकिन 20 दिन में तो नेपा नगर की सियासत में भूचाल आ गया। नेपा नगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया, तो अब सुर भी बदल गए। ये महज एक भूचाल नहीं था जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचाई थी। अब तो नेपा नगर की सियासत में नकली नोट कांड की गूंज सुनाई दे रही है।
अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर नकली नोट का ये कौन सा बम फूट पड़ा। तो उज्जैन एसटीएफ ने नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ कुछ दिन पहले किया था। इस गिरोह में नकली नोटों को खरीदकर बाजार में खपाने वाला बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट से विधायक रही सुमित्रा काजदेकर का विधायक प्रतिनिधि किरण और उसका दोस्त था। आज जरूर इस बात को बल मिलता है कि जो तत्कालीन समय पर पूर्व विधायक मंजू दादू ने जो बात कही थी कि इनके विधायक प्रतिनिधि ने इस प्रकार से कुछ किया है, तो शायद ये भी कहीं शामिल हो। तो मैं मंजू दादू की बात से सहमत हूँ और इसकी एसआईटी जांच भी होनी चाहिए इस नोट कांड की, कि इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, कैसे कैसे जुड़े हैं। इसके पीछे हो सकता है कि ये भी एक सच हो। इस मसले को लेकर बीजेपी ने कुछ ही दिन पहले कांग्रेस विधायक सुमित्रा काजदेकर के खिलाफ मोर्चा खोला था। नेपानगर से बीजेपी की पूर्व विधायक मंजू दादू तो उस वक्त सुमित्रा काजदेकर के इस्तीफे पर अड़ गई थी, लेकिन अचानक नेपानगर विधायक सुमित्रा काजदेकर की आस्था बीजेपी में जागी और वो बीजेपी की हो गई। इस प्रकार का जो ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि और कोई मुझे समझ नहीं पड़ता कि क्यों भाजपा ज्वाइन की, क्यों कांग्रेस पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया 2 साल की उनकी राजनीति में, उनको विधानसभा का टिकट घर बैठ के पार्टी ने दिया। पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने अपने जेब से पैसा लगाया, नेताओं ने अपने जेब से पैसा लगाया और उनको विधायक बनाया। तो उनका योगदान स्वयं के विधायक बनने में नहीं था, योगदान पूरा कार्यकर्ताओं का था। मुर्दाबाद 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 सुमित्रा देवी मुर्दाबाद। तो अब आप समझ ही रहे होंगे, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने इस नकली नोट कांड का डर दिखाकर और ढाल लेकर सुमित्रा को अपने पाले में लिया है। देखिए, प्रलोभन कोई एक मामला हो तो उस पर आप बोल सकते हैं कोई प्रलोभन से हुआ हो, लेकिन कई मामले 22 विधायक एक साथ, बड़े बड़े मंत्री एक साथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो अपने आप में एक महाराज है, वे बीजेपी के साथ में आ गए, तो क्या उनको प्रलोभन दिया गया? ऐसा नहीं है। व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है और उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस के पास अब कोई नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस नेतृत्वहीन पार्टी हो गई है और कांग्रेस का कुनबा पूरे देश भर में बिखर रहा है। मध्य प्रदेश में तो बिखर ही चुका है, लेकिन कई राजस्थान की आप घटनाएं देखिए, राजस्थान में भी कांग्रेस बिखराव की ओर है, कई जगह पर कांग्रेस बिखराव की ओर है। तो कांग्रेस का कुनबा अब खत्म हो रहा है, इसलिए कांग्रेस के कई विधायक, कई लीडर, कई नेता भाजपा की ओर आशा भरी नजरों देख रहे हैं। और हम भी, यदि हमारे रीति नीतियों के हिसाब से कोई व्यक्ति हमारे साथ काम करना चाहता है तो उनका हम स्वागत करते हैं। वहीं बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा इसे प्रेशर पॉलिटिक्स का नाम दे रहे हैं। देखिए, वो क्या है, अपने आप को बहुत अकेले महसूस करती थी यहाँ पर और उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं लिया और उनके जो क्षेत्र के काम है सब मैं ही करता हूँ, तो बड़ा अकेला फील करती थी। और अभी बीजेपी का एक सिस्टम चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रही है, उस हिसाब से उन्होंने इसको जोड़ा है, इस विधायक को भी जोड़ा अपने साथ। ये पॉलिटिक्स है जनाब, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो सवाल है कि क्या नकली नोट कांड नेपानगर के उपचुनाव में भी मुद्दा बनेगा? बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या बयानों से जीता जाएगा चंबल का रण? क्या जुबानी तीर से विरोधी हो जाएंगे परास्त? क्या यह निशाना उपचुनाव में बैठेगा सटीक? पिंड में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का गुस्सा क्या कहता है? भदौरिया के निशाने पर क्यों आए दिग्विजय? मंत्री जी ने एमपी के तख्ता पलट का रिप्ले भी सुनाया, आप भी सुनिए। ऐसी गर्जना तो पहले आपने नहीं सुनी होगी। मंत्री जी गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया भिंड के निराला रंग बिहार में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिनका अलग ही रंग लोगों को नजर आया, जो बार बार मंच से कह रहे थे, मैं चंबल का बेटा हूं और चंबल का बेटा होने के नाते उनके परिवार ने क्या क्या कुर्बानी दी, ये भी बताते मंत्री जी नहीं थक रहे। जिनके निशाने पर थे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जिन पर वो ज्यादती का आरोप लगा रहे हैं, और प्रताड़ना की कहानी सुनाते सुनाते ये कहना भी नहीं भूले कि
वो किसी से डरते नहीं। कहते कहते मंत्री जी की जुबान भी बेकाबू हो गई, जो बता रही है मंत्री जी को वाकई कुछ भी कहने में डर नहीं लगता। आप समझ रहे हैं ना, इशारा किस और है। अहंकार है, राज घराने का दम्भ है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो एक जो है ना सामंती सोच है। उनको क्या लगा कि अरविंद भदौरिया डर जाएगा। मेरे रियल बड़े भाई में पुलिस उठवाते हैं, मेरे घर में पुलिस भेज देते हैं, हर कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं, मुझे 100 फोन करते हैं, मेरे बंगले से मेरे नौकर को उठा के ले जाते हैं। एक तरह जो आजाद को बहुत छोटा भाई उसको उठा के लेके जाते हैं, 6 घंटे तक रखते हैं। मैं दिग्विजय सिंह मुझे फोन करते हैं, अगर दिग्गी राजा तुम्हारे छुपने वाला नहीं है, न डरने वाला है, न डरने वाला है। इन संस्कारों से बढ़ के हम गए हैं, इन संस्कारों से हम निकले हैं। संत की शाखाओं में जाके अपनी जिंदगी के 14 साल आदिवासी अंचलों में जाके 20,000 परिवारों में भोजन करते वो खुद के बलिदान की एक और कहानी बयां कर रहे हैं। कैसे उनके परिवार पर अत्याचार हुआ, कैसे उनके भाई को उठाने की धमकी दी गई, लेकिन वो डरे नहीं, डटे रहे हर मोर्चे पर। सवाल है कि आखिर इसके मायने क्या है। मंच से बयान तीखे होते जा रहे हैं, जरा गौर फरमाइए। कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट की पूरी कहानी का रिप्ले भी बता रहे हैं, जिसका सेंटर पॉइंट था बेंगलुरु। तो वहाँ पे आपका भाई, आपका बेटा इसने पूर्वतन से लगातार जो है ना बेंगलोर में 22 दिन, बेंगलोर में 22 विधायक के साथ लंबे समय